कैसे हैं आप लोग। मैं और मेरी पूरी टीम उम्मीद करती है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अभी लास्ट में हमने भी ये बताया था कि हम अब क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं तो हमने क्लास 10th और क्लास 12th के लिए अपने जो लास्ट कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया है। तो आज हमने जो स्टार्ट करने के लिए क्लास ली है वो क्लास 10th, उसका सब्जेक्ट साइंस, उसका क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर हमारा 2020 है उसका साइंस का पेपर सोल्व कर रहे हैं आज हम। तो आज मैं आपके सामने वो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ जो लास्ट ईयर हमारे 2020 में आए थे। उसमें से हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि इससे पहले जो 8 क्वेश्चन है वो 1 वर्ड के हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमने लिया है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगे आपके उनमें भी ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर, क्या बताया गया है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर कोई वोल्टेज या करंट फ्लो होता है। आप मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, आपको सपोज कर लेते हैं, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, वायर भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब इस तरह से आपको एक कंडक्टर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि कोई भी कंडक्टर जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से अगर किसी कंडक्टर में वोल्टेज या करंट पैदा हो जाए। गौर करिए कि अगर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से उसमें वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस हो जाए तो इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब किसी कंडक्टर के अंदर जिसकी खुद की एक्टिविटी ना हो और उसके पास आप मैग्नेटिक फ्लक्स जो उससे अटैच है उसमें कुछ चेंज करें और उसके चेंज करने से उस कंडक्टर के अंदर करंट या वोल्टेज फ्लो होने लगे तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। देखो बच्चों, आप जैसे कि सब जानते हैं कि इंडक्शन क्या होता है, इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये देख लेते हैं प्रेरण क्या होता है। किसी को प्रेरित करना वो प्रेरण कहलाता है। जैसे कि सपोज करिए मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल निराश हो चुका हूँ, जैसे बिल्कुल सैड, आई एम वेरी वेरी सैड, और मैं ये सोचता हूँ कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा। फिर क्या होता है कि हमारी लाइफ में किसी की एंट्री हो जाती है और आपने देखा होगा कि वो लोग फिर वापस ऐसे एक्साइट हो जाते हैं कि उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि उस आदमी ने तो मुझे इंस्पायर कर दिया। भाई आदमी तो वही था। अब मान लेते हैं ये कोई एक आदमी है हमारे पास, सपोज करिए ये कोई एक पर्सन है, या हम कंडक्टर को मान लेते हैं कोई आदमी है, ये एक कोई आदमी है और ये अपनी ज़िंदगी में निराश है। ऐसा नहीं कि इसके पास पावर नहीं है, पावर है इसके पास, लेकिन इसकी इच्छा नहीं है काम करने की, ये इसका दिल टूट चुका है। तो क्या होगा बच्चों, देखिए अब इसकी लाइफ में किसी की एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक, एंट्री होती है या ये किसी के लिए अट्रैक्ट होता है। हम ऐसा मान लेते हैं ये अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होने के बाद इसको अच्छा लगने लगता है सब कुछ। एक गीत है ना कि तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तो वही चीज़ है। ये कंडक्टर है हमारा और कंडक्टर ने क्या करा, कंडक्टर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लाया गया और लाने के बाद इसके अंदर थोड़ी हलचल पैदा हुई और हलचल पैदा होने से इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने लगा। आप समझ रहे हैं, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कंडक्टर की खुद से कोई एक्टिविटी ना हो, उसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है जो उसमें चेंज करा जाए, उसके चेंज करने से कंडक्टर के अंदर वोल्टेज या करंट फ्लो होने लगे, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। मुझे पता है समझ में आया होगा आप लोगों की ये। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे नॉर्मली ये आता है, तो हम इसको देख लेते हैं क्या है ये। देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए देखो भाई बच्चों, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन चीज़ों के लिए आपको बोर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता होगा कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा अजीब सा भारी सा वर्ड है, रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ, नाम ऐसा है खतरनाक सा, लेकिन बट यू डोंट वरी। चलो देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे मैंने ये सरफेस है कोई, और सरफेस क्या है, ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है हमारा। ये लाइन जो है आप इसको एक मिरर मान लीजिए। और बच्चों ये क्या है भाई, इधर से हमने ये जो साइड है जिसको मैं बना रहा हूँ इधर फुल से, ये वो साइड है जिसके एक तरफ पॉलिश हुई है। ये जो हमारा शीशा होता है जिसमें हमारा चेहरा देखते हैं आईने में, तो वो एक आईना जिधर पॉलिश है वो ये वाला हिस्सा है। तो बच्चों देखिए, ये इसमें क्या बताया, इसने साहब ने हमारे ये कहा था कि एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, योर रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमारे जो स्नेल्स साहब हैं, इन्होंने ये कहा था कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका जो रेशो होगा दोनों एंगल्स का, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा। इस चीज़ को वैसे तो ये सिंपल है, आप अगर 1 मार्क्स में आ जाता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो 1 नंबर में तो चल जाएगा ये। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आ जाए, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, तो थोड़ा ये इतने में काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है वो मैं समझा देता हूँ बच्चों आपको, और इसको बिल्कुल डीपली समझने के लिए थोड़ा मेरे साथ आपको टाइम देना पड़ेगा। देख लेते हैं, ये हमारा मिरर है, ठीक, इसकी एक साइड पॉलिश है। पॉलिश हमने इसको इसलिए कर लिया ताकि इसमें के आर पार ना हो जाए। कभी कभी जैसे हम पानी पीते हैं जिस ग्लास के अंदर, उसमें लाइट पड़ती है और वो दूसरी तरफ भी दिखाई देती है, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे ये हमारे एक रोशनी आई, ये आया हमारे से ना, देखिए ये इसको मैं थोड़ा यहाँ से रफ कर देता हूँ कि भाई ये एंगल है, ये सॉरी हमारी रोशनी डली है एक सरफेस के ऊपर, और ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, ये है इंसिडेंट रे। और ये जिस पॉइंट पे पड़ती है, मान लीजिए वो पॉइंट है O, इस पॉइंट पे पड़ी और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई ऐसे करके, इसको बोलते हैं, ये जो लाइन यहाँ पे डली और डलने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा बच्चों, इसमें ये बीच में हमें एक लाइन ऐसे कर लेते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है ये, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये है हमारा नॉर्मल। देखिए देखो बच्चों, जब एंगल, वो एंगल जिस आते समय जो सरफेस पे जिस एंगल से कोई रोशनी डल रही है, वो एंगल होता है आते हुए, वो होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसके बाद हमारा जो एंगल ये रिफ्लेक्ट होने के बाद बनता है, जैसे कि यहाँ पे डली और डलने के बाद जिस एंगल से ये वापस जाती है और मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो एंगल हम मान लेते हैं वो आर है। तो जो स्नेल साहब थे उन्होंने ये कहा था कि साइन आई यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट होता है बच्चों, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है और ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्या ये यही रहेगा, मान लीजिए कि क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये जो आपको एक रेशो दिया गया है साइन आई अपॉन साइन आर, क्या ये हमेशा हर मीडियम के लिए एक ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आपका एयर है, आपका वाटर है, इसके अलावा और दूसरे मीडियम है जिनमें से रोशनी आती है या जाती है वापस, तो हर मीडियम के लिए। लेकिन हाँ, एक मीडियम के लिए ये हमेशा रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था वो ये क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10
8, 9, 10। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रॉम विच रेडिएशन रेडिएटेड बाय सन द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ। यानी कि हमें कौन सी रेडिएशन होती है जो सूरज में से निकलती है, यानी कि सूर्य में से निकलती है और हमारी धरती को, वो ओजोन लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है। आप देख लीजिए बच्चों, वैसे तो मैं अगर इसको सिंपल एक वर्ड में बताऊँ आपको, वो ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर होती है जो पृथ्वी के ऊपर फैली हुई है, एक लेयर है वो पृथ्वी के ऊपर फैली हुई है। वो लेयर जो होती है हमारी, जो सूरज के अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उन अल्ट्रावायलेट रेज को जो हमारे शरीर के लिए, जो ह्यूमन बीइंग्स या और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के लिए हार्मफुल होती है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। इसका थोड़ा समझ लीजिए बच्चों, क्या है ये। सपोज करिए ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, और इसके ऊपर ये ओजोन लेयर है, इस तरह से ना, ये ओजोन लेयर है, और ये हमारा सन है। ये जो आपके सामने मैंने बनाया इधर, ये सन है, और सन में से जो ये यहाँ पे रेज आ रही है, ये जो रेडिएशंस आ रही है, ये कौन सी हैं? ये अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इनको, अल्ट्रावायलेट। बच्चों ये है अल्ट्रावायलेट, जिनको हिंदी में हम पैराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये किरणें सूरज में से निकलती हैं, और बच्चों मैं आपको बताऊँ ये बड़ी खतरनाक होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अगर ये लेयर ना हो तो इनके अंदर इतनी पावर है कि आदमी को ये जला सकती है। तो क्या होता है बच्चों, ये जब इस पर डलती है ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर को हम ब्लैंकेट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर को ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। तो ये इन शॉर्ट, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी रेडिएशंस हैं जो सूरज में से निकलती है और जिनको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, तो बच्चों वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमारी। तो मुझे लगता है कि आपको इतना काफ़ी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, कि वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और जिनको सूरज प्रोटेक्ट करता है। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इसमें लिखा हुआ है राइट ओनली वन केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड गिव इट्स वन यूज ऑल्सो। देखिए बच्चों, हमें ये कहा गया है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है और उसकी सिर्फ आपको रिएक्शन देनी है। भाई ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्होंने एग्जामिनर ने बोला है कि आपको सिर्फ रिएक्शन देनी है, इसके अलावा आपको सिर्फ इसका यूज़ लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं बच्चों। पहले तो बच्चों ये मैं आपको बता दूँ, देखो होता क्या है 10th क्लास में बच्चे इतने मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि वो सब समझ जाइए क्या क्या होता है। बच्चे अधिकतर रटते ही हैं, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू डोंट वरी। ये है आपका, पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमें बनाना क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में पता है बच्चों, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण, यानी कि जो रंग उड़ाने के काम आती है वो चीज़ हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं उसको। तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। और इससे मैं आपको बता दूं एक चीज़, इसके और भी यूज़ हैं, यूज़ तो बहुत सारे हैं इसके। तो ये बनती कैसे है, इसका जो केमिकल नेम है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का, ये भी पूछ लिया जाता है बच्चों। इसका केमिकल नेम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, और ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसका केमिकल फार्मूला दे देते हैं, क्योंकि केमिकल नेम उसी के बेस पे है। देखिए ये आपका CaOCl2, ये इसका केमिकल फार्मूला है। तो क्योंकि इसका नाम क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये बच्चों इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। और CaOCl2 ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो ये तो था आपका वो क्वेश्चन जो अभी इसमें नहीं आया, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बताया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। देख लीजिए, देखिए हमें पूछा गया है कि सिर्फ हमें इसकी रिएक्शन देनी है। तो जब हम बुझा हुआ स्लैक्ट लाइम होता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जब इसकी फॉर्मूला होता है बुझा हुआ चूना की, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना या स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। ये इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है, क्या जब बुझे हुए चूने की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की जाती है,
तो क्या बनता है बच्चों, एक तो जो हमें बनाना है पहले वो लिख लेंगे हम, यानी कि CaOCl2 Ca ये ना O, यहाँ पे O के जो मोल है वो हमारे 2 है, H के भी 2 है, तो 2 में से मैंने O तो यहाँ पे 1 ले लिया, Cl2 मैंने यहाँ पे ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास H2 और सिंगल O, ये बन गया, पानी बनता है इसके साथ ना। जब हम स्लैग लाइम और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर है और पानी बनता है। तो ये था हमारा इसका प्रिपरेशन मेथड कि इसको कैसे तैयार किया जाता है लैब के अंदर। ये आपका लैब मेथड है बच्चों, और लैब मेथड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा भी है, ज़्यादा भारी नहीं है कुछ ऐसा। और ये लिखा हुआ है इसमें कि इसका यूज़ भी बताना है, गिव इट्स वन यूज़ ऑल्सो, एक यूज़ भी देना है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये पानी को साफ़ करने के भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आप कोई पूछे आपसे कि पानी को कैसे साफ़ करता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन मिला होता है, तो इस वजह से ये पानी को जो अनहेल्दी होता है, जो बैक्टीरिया वाला पानी होता है, जो उसको ये साफ़ करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इसको, अगर कोई पूछ ले आपसे वाई वी यूज़ ब्लीचिंग पाउडर फॉर एज अ प्यूरीफायर, तो आप बता सकते हैं बिकॉज ऑफ द इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन की वजह से आप इसको एज अ प्यूरीफायर ऑफ वाटर आप इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये है क्वेश्चन आपका कि चलिए देख लेते हैं पहले, ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड है दो आपके, और इनके नाम बताने हैं आपको। मैंने आपको लास्ट जो हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं हमारी लिस्ट में, तो इसमें बताया गया था कि किसी अगर कार्बन कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है तो क्या लगेगा, मैथ लगेगा, 2 के लिए क्या लगेगा, एथ लगेगा, 3 के लिए प्रोप लगेगा, 4 के लिए ये लगेगा, 5 के लिए वो लगेगा, वो सब चीज़ें हमने लिखी थी। अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है लास्ट की वीडियो में, तो हमने जो बताया हुआ है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो उसमें बड़ी रोल अदा करते हैं, और किसी भी कंपाउंड की, केमिकल कंपाउंड की, कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके फंक्शनल ग्रुप के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। तो आप इसमें देखेंगे ये क्लोराइड है और ये ग्रुप है, इनके बेस पे इनका नाम लिखा जाएगा। तो पहले का नाम जो है, इसका नाम क्या है बच्चों, क्लोर प्रोपेन, ये फर्स्ट वाले का नाम है क्लोर प्रोपेन, और सेकंड वाले का नाम है आपका मेथनॉल। ये फर्स्ट वाले का नाम है आपका क्लोर प्रोपेन, सेकंड वाले का नाम है मेथनॉल। अगर ये आपको थोड़ा और डीपली पढ़ना हो कि भाई कैसे नाम हुआ है ये सब, तो आप मेरी जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के नाम से है, आप उसे थोड़ा देख सकते हैं। 2 मिनट, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है वो, 10 मिनट की है लगभग, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। बच्चों, मैं और मेरी पूरी टीम उम्मीद करती है कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन और आपको हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इन दिनों में अपने फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास रोज़ आपका क्वेश्चन पेपर आता रहे, और हम और मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। थैंक यू वेरी मच।